करते हैं और उस एक्ट की कुछ पनिशमेंट होती है तो वो हो जाता है ऑफेंस, एंड दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 40। ठीक है, अब ऑफेंस कोई भी होगा तो या तो वो कॉग्निजेबल होगा या वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। इसकी डेफिनेशंस कहाँ दी हुई है हमें? सो इसकी डेफिनेशंस हमें दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज सी एंड 2 क्लॉज एल के अंदर। ठीक है, बट क्या ये जो सेक्शन 2 क्लॉज सी या 2 क्लॉज एल है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है क्या? सिर्फ इन डेफिनेशंस को पढ़कर हमें समझ आ जाएगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? मैं पढ़ने से पहले ही बता देती हूँ कि नहीं समझ आएगा, बट स्टिल पढ़ना तो है, एक बार ही पढ़ते हैं। सो आई एम रीडिंग सेक्शन 2 क्लॉज सी। इट सेज cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। चलो अब एक क्वेश्चन आपसे कि पहले सबसे पहले ये बताओ इस सेक्शन के अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं कॉग्निजेबल केस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये बताओ कि केस और ऑफेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक चीज बताओ, एनीवन? किसी को भी पता? आई विल जस्ट वेट फॉर 20 सेकेंड्स इफ एनीवन नोज कि केस और ऑफेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलो आई थिंक किसी को भी नहीं पता तो मैं बताती हूँ। सो देखो, जब भी कोई एक एक्ट करते हैं हम जो कि पनिशेबल है उसको हम बोलते हैं ऑफेंस। बट जब उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में कोई भी फर्दरेंस में कोई भी चीज होती है, जैसे कि सपोज आपने एक ऑफेंस किया और उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई, मतलब जब भी उसके ऊपर कोई जुडिशियल एक्शन होता है तो वो जो होता है वो केस बन जाता है। तो चाहे आप एफआईआर ले लो या फिर अगर किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी कोर्ट में डायरेक्टली, तो वो जो है वो ऑफेंस से वो केस बन जाता है। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, केस और ऑफेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके परफेक्ट। सो अब ये क्या कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अरेस्ट विदाउट वारंट। और अगर यही आप 2 क्लॉज एल पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। तो देखो सेक्शन 2C को अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहता है कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर होता है ना उसके पास ये पावर होती है कि वो विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकता है अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। ठीक है, बट एज फार एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कंसर्न, वो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो एक पर्सन को अरेस्ट कर ले विदाउट वारंट। ठीक है, बट क्या हमें इस डेफिनेशन को पढ़ के ये समझ आया कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते कौन से हैं? ये तो सिर्फ एक हमें करेक्टरिस्टिक बता रहा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें सेक्शन 2C 2L then section 155 156 157 and schedule 1, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस होता है। सो 2C और 2L हमने पढ़ लिया, क्योंकि पता है क्या है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या है। अगर आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट खोल के देखोगे ना तो कॉग्निजेबल के ना इन सब सेक्शंस में ना करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं। एक करेक्टरिस्टिक हमें यहाँ मिला, बाकियों के लिए हमें ये सब कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओ शेड्यूल 1 पर। इसका अगर आप कॉलम नंबर 4 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं एंड कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। जस्ट कम टू दिस शेड्यूल। शेड्यूल कहाँ पे होता है? सबसे लास्ट में। अगर आप अपने बेयर एक्ट के जहां पे आपके सेक्शंस खत्म हो रहे हैं ना वहीं पे आपका शेड्यूल शुरू होता है, तो जस्ट कम एट दैट पार्ट। तो सेक्शन 4
सॉरी स्केड्यूल 1 का कॉलम 4 जो है ये बात करता है कि क्या ये ऑफेंस जो है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो लाइक इफ यू विल सी सेक्शन 109, राइट, तो ये कहता है कि ये एक कॉग्निजेबल, अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अबेटमेंट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो अबेटमेंट कैसे पता चलेगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? जो आपने ऑफेंस किया है अगर वो कॉग्निजेबल है तो उसका अबेटमेंट भी कॉग्निजेबल होगा। अगर आपने जो ऑफेंस किया है वो नॉन कॉग्निजेबल है तो उसका अबेटमेंट भी नॉन कॉग्निजेबल होगा। जस्ट लाइक दैट अगर आप सेक्शन 147 देखो तो वो कहता है कि ये कॉग्निजेबल है, राइट। तो ऐसे आप सारे सेक्शंस को बाइफर्केट कर सकते हो कि वेदर दे आर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। बट इससे भी हमें ये तो समझ नहीं आया कि ये होते क्या है ना। सिर्फ ये पता चल गया कि ओके ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और होती है कि स्टूडेंट्स को ना ये लगता है कि अगर कोई एक ऑफेंस है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है तो वो तो हो जाएगा हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर सजा 3 इयर्स से कम है, 3 इयर्स लेस देन 3 इयर्स, तो ये इसको हम मान लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। प्लीज टेल मी, क्या ये चीज ठीक है? क्या यही होता है कि अगर 3 साल से ज्यादा सजा है किसी भी ऑफेंस के अंदर तो वो जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, और अगर 3 साल से कम है तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है? इज दिस करेक्ट? प्लीज टेल मी। एनीवन? किसी को पता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। एनीवन? किसी को पता है कि ये ठीक है या गलत है जो मैंने आपको अभी बताया? क्या ये ठीक है या सही गलत है? इज दिस राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पे मैं आपको चॉकलेट के लिए ब्राइब नहीं कर सकती, दैट इफ यू विल गिव मी द आंसर देन आई विल गिव यू द चॉकलेट। तो प्लीज बिना ब्राइब के आंसर दे दो। आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर है, सो चलो मैं बताती हूँ आपको। सो गाइज ये जो मैंने आपको बताया, दिस थिंग इज पार्शली करेक्ट बट दिस इज पार्शली रॉन्ग एज वेल। तो जब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको स्केड्यूल 1 ओपन करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप स्केड्यूल 1 में देखोगे तो कॉलम 4 आपको ये बताता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है एंड कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। बट अगर आप स्केड्यूल 2 ओपन करोगे, सॉरी स्केड्यूल 1 में पार्ट 2 ओपन करोगे तो वो क्या कहता है, वो ये एक बात करता है कि जहां पर ऑफेंसेस हम कवर करते हैं जो कि आईपीसी में कवर नहीं है, तो सिर्फ उन ऑफेंसेस के अंदर हम ऐसे बाइफर्केशन करते हैं कि अगर 3 साल से ज्यादा है तो वो कॉग्निजेबल हो जाएगा और अगर 3 साल से कम है तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा। तो ये चीज जो हम अप्लाई करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज पर अप्लाई होता है, जो कि उन ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है जो आईपीसी के अलावा किसी और एक्ट में कवर है। बट एज फार एज आईपीसी इज कंसर्न, क्या उसके अंदर ये रूल अप्लाई होता है 3 इयर्स और मोर वाला? द आंसर इज नो। आईपीसी के अंदर अगर हम बात करें कि जहां पर 3 इयर्स और मोर का कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। बेसिकली आईपीसी के अंदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का बाइफर्केशन जो है वो इस बेसिस पे किया गया है कि जो ऑफेंस है वो कितना ग्रेव है। अगर ऑफेंस ज्यादा ग्रेव है तो उसको उन्होंने कॉग्निजेबल की कैटेगरी में डाल दिया, अगर ऑफेंस कम ग्रेव है तो उसको उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में डाल दिया। यहां तक क्लियर है? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर अप टिल हियर? प्लीज टेल मी। परफेक्ट। सो आई थिंक यहां तक सबको समझ आ गया कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर हम अरेस्ट कर सकते, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं एक और चीज कि अगर कोई भी केस होता है तो एक केस के अंदर जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर एक ही ऑफेंस हो, कई बारी बहुत सारे हो जाते हैं। सपोज अगर एक पर्सन थेफ्ट करने गया तो हो सकता है यहां पर हाउस ब्रेकिंग भी हुई हो, राइट?
हो सकता है यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग भी हुई हो सकता है यहाँ पर थेफ्ट के साथ साथ मर्डर भी हो गया हो। अब यहाँ पर केस तो एक ही है ना, बट ऑफेंसेस इसके अंदर बहुत सारे हो गए, 1 2 3। अब देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर से एक ऑफेंस जो है ना वो तो है हमारा नॉन कॉग्निजेबल। थेफ्ट नॉन कॉग्निजेबल है या नहीं है ये मैं नहीं बता रही अभी, मैं अभी आपको सिर्फ एक आइडिया ले रही हूं कि लेट्स सपोज हमारा एक ऑफेंस जो है वो है नॉन कॉग्निजेबल, बट लेट्स से हमारे जो बाकी दो ऑफेंसेस हैं ये हैं हमारे कॉग्निजेबल। ठीक है, अब प्लीज टेल मी हियर कि क्या हम इस केस को कॉग्निजेबल केस मानेंगे या नॉन कॉग्निजेबल मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक नॉन कॉग्निजेबल है और दो कॉग्निजेबल है। सो क्या हम इसको कॉग्निजेबल मानेंगे या नॉन कॉग्निजेबल मानेंगे? प्लीज टेल मी। So see guys, this will be considered as a cognizable case. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी केस होता है, वेरी गुड अर्जुन, दिस विल बी कंसीडर्ड एज कॉग्निजेबल केस, क्योंकि अगर कोई भी केस कोई भी केस होता है उसके अंदर लेट्स सपोज 1 2 3 4 ऑफेंसेस हैं और इसमें से अगर एक भी कॉग्निजेबल है तो ये पूरा का पूरा केस जो है वो ही हमारा कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। बट लेट्स सपोज इसके अंदर सारे ही नॉन कॉग्निजेबल हैं, ओनली इन दैट कंडीशन दिस केस विल बी कंसीडर्ड एज नॉन कॉग्निजेबल, और यहां पर फिर जो पुलिस ऑफिशियल है उसके पास पावर नहीं होगी विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। या त्रिशा यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नॉन कॉग्निजेबल के बारे में। तो जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस की, नॉन कॉग्निजेबल केसेस को हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहां पे मेनली 3 तरीके की डायरीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी एफआईआर डायरी, दूसरी होती है जर्नल डायरी। ठीक है, अगर आप में से कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है जुडिशरी की या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसके अंदर ट्रांसलेशन आती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं रोज नामचा। ठीक है, देन थर्ड इज आर एनसीआर डायरी। ठीक है, अब ये जो एफआईआर डायरी होती है ये होती है हमारी जिसमें सारे कॉग्निजेबल केसेस हम फाइल करते हैं। ठीक है, ये होते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पुलिस स्टेशन में वो सारी की सारी इसमें कवर होंगी। एंड एज फार एज एनसीआर डायरी इज कंसर्न, तो जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो सारे एनसीआर डायरी में कवर होते हैं। ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड नॉन कॉग्निजेबल वी हैव टू रीड सेक्शन 155. So please come to section 155. ठीक है, so I am reading section 155 clause 1. It says when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate. So what they are basically saying is कि जब भी कोई एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस ऑफिसर उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डायरी जो होगी उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शन क्या होगी पुलिस ऑफिसर की? उसकी जुरिस्डिक्शन होगी जो भी पुलिस स्टेशन की टेरिटरी में आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं केसेस के ऊपर ही उन्हीं केसेस को एनसीआर डायरी में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो जो भी चीजें उसके पुलिस स्टेशन के टेरिटरी के अंदर आ रहा है, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पुलिस स्टेशन इंक्वायरी कर सकता, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सिर्फ उस वाले उन ऑफेंसेस की डिटेल वो इस एनसीआर डायरी में डालेगा। पुलिस ऑफिसर के पास जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होगी वो सिर्फ उन केसेस के अंदर होगी। एंड इनफैक्ट
एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर इनिशियली तो आपके पास पावर भी नहीं होती है इन्वेस्टिगेट करने की, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी, अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। देन कम टू दी क्लॉज नंबर 2, no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो उस केस के अंदर जो पावर होती है, जब भी हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस की, तो उसके पास पुलिस ऑफिसर तभी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर उसको मजिस्ट्रेट ने अलाउ करा है तो बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। क्लियर है यहां तक? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर अप टिल हियर? परफेक्ट। नाउ अब लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट ने परमिशन तो ले ली, सॉरी पुलिस ऑफिसर ने परमिशन तो ले ली मजिस्ट्रेट से, बट ये जो मजिस्ट्रेट है ये वो किस मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो वो सिर्फ उसी मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकता है जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस मैटर को ट्राई करने की या फिर उसको ट्रांसफर करने की, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की, किसी और कोर्ट को ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो उसी केस के अंदर वो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने का। बट एक चीज और बताओ कि लेट्स सपोज ये जो मजिस्ट्रेट था इसके पास पावर ही नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करने की या फिर मैटर को आगे ट्रांसफर करने की, ठीक है, जिसको हम सबमिशन भी बोलते हैं या कमिटल भी बोलते हैं। जब भी एक मजिस्ट्रेट मैटर को किसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करता है तो इसको हम सबमिशन या कमिटल में दोनों में कवर होता है ये चीज। अब आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में अभी ये समझ लो कि जब भी कोर्ट ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को तो आइदर देयर विल बी सबमिशन और देयर विल बी कमिटल, ठीक है। तो अब लेट्स से जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर दिया उसके पास ये पावर ही नहीं थी, ना तो वो मैटर को ट्राई कर सकता था और ना ही उसके पास ये पावर थी कि वो उस मैटर को कमिट कर सकता था किसी और मजिस्ट्रेट को। उस केस के अंदर क्या ये एक इर्रेगुलरिटी होगी? और अगर इर्रेगुलरिटी है भी तो क्या ये ऐसी इर्रेगुलरिटी होगी जो कि क्योरेबल ही नहीं है? चलो मैं ये बता देती हूँ कि क्योरेबल और इनक्योरेबल में क्या फर्क होता है। देखो, अगर कोई भी इरेगुलरिटी हुई है, चाहे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हुई है या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के टाइम पे हुई है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस टाइम पे अगर कोई भी इरेगुलरिटी हुई है तो वो या तो क्योरेबल होगी या इनक्योरेबल होगी। क्योरेबल का मतलब कि वो जो प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, वो विशिएट नहीं होंगी। विशिएट मतलब खत्म नहीं होंगी। बट अगर वो इनक्योरेबल हैं तो उस केस के अंदर ये विशिएट हो जाती है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ही इनको खत्म कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? समझ आया कि क्योरेबल और इनक्योरेबल इरेगुलरिटी क्या होती है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। ओके, परफेक्ट। तो अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर उसके पास पावर ही नहीं थी और उसने परमिशन दे दी इन्वेस्टिगेशन करने की, तो क्या वो इरेगुलरिटी क्योरेबल होगी या इनक्योरेबल होगी? सो देखो गाइस, इरेगुलरिटी तो ये है, हमें पता चल रहा है कि गलती तो हुई है, बट ये क्योरेबल इरेगुलरिटी होती है। मतलब यहाँ पर बेसिकली इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप ये देखोगे कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, क्योरेबल इरेगुलरिटी में ये होता है कि आप ये देखोगे कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो आप कंटिन्यू करते रहोगे, और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है तो फिर वो विशिएट हो जाती है। तो क्योरेबल में दो चीजें होती हैं, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ इट विल गो एज इट इज, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है तो वो विशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटी होती है। अब लेट्स से
पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और परमिशन ली ही नहीं, तो ये क्या होगा? अगेन दिस इज ऑल्सो इरेगुलरिटी। बट इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होता है कि जो भी पर्सन है जो अक्यूज्ड है, अगर उसको पता चल गया है कि यहां पर उसने बिना परमिशन के ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, तो एट द इनिशियल स्टेज पर ही उसको ये चीज का जो कंसर्न है वो रेज करना पड़ेगा कि उसने विदाउट परमिशन ही प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो उस केस के अंदर तो यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हैं विशिएट हो जाएंगी। बट अगर उसने इनिशियल स्टेज पे नहीं बताया और लेटर ऑन जब केस डिसाइड होने वाला था और उसको लगा कि अब तो यहाँ पे मतलब मैं कन्विक्ट होने वाला हूँ, तो उसने लेटर स्टेज पे ये क्वेश्चन रेज किया कि उसने तो परमिशन ही नहीं ली थी, पुलिस ऑफिसर ने तो परमिशन ही नहीं ली थी बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो वहां पर जो कोर्ट है एट द लेटर स्टेज कोर्ट विल इग्नोर दैट। ठीक है, कोर्ट सिर्फ यहाँ पे ये देखेगा कि ओके कोई फेलियर ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ ना, अगर नहीं हुआ है तो कोर्ट विल कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स। क्लियर है यहां तक? प्लीज टेल मी। Perfect. Fine. So let us now read clause number 3. It says any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसको परमिशन लेनी थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। लेट्स से परमिशन उसको मिल भी गई। अब उसको 155 क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर उसको परमिशन मिल गई है, ठीक है, उसको परमिशन ग्रांट कर दी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, अब जब परमिशन मिल गई है तो उसके बाद जो पावर होगी किसके पास? पुलिस ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल सेम होगी एज इफ वो एक कॉग्निजेबल केस ट्राई कर रहा है। ठीक है, एज इफ वो एक कॉग्निजेबल केस ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस अभी आपको लिखना है तो आप लिख के रख लो कि 155 क्लॉज 3 को हम 157 के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर दिया हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन करने का, वो हमें सेक्शन 157 में दिया हुआ है, और 157 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस की इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। तो अगर हम 155 क्लॉज 3 को साथ में नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें ये चीज समझ नहीं आएगी कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल केस अंडर सेक्शन 157। ठीक है, प्लस आपको कोर्ट ने बाकी तो सारी की सारी पावर्स दे दी जो आपको कॉग्निजेबल केस में थी, बट स्टिल आपको एक पावर अभी भी नहीं दी गई है। कौन सी? कि आप अरेस्ट अभी भी नहीं कर सकते विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट अभी भी अलाउड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यहां तक क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी। Is this clear, guys? Perfect, Surbhi. Now, clause 4. Where a case relates to two or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offenses are non-cognizable. तो ये तो मैंने आपको already बता दिया था। फाइन, लक्ष्मी, लस्या, एवरीवन, आई थिंक आप सबको समझ आ गया। सो आई एम मूविंग अहेड। क्लॉज 4 मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई भी एक ऑफेंस, कोई भी एक केस है जिसके अंदर एक सिंगल ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है, तो वो पूरा का पूरा केस ही कॉग्निजेबल हो गया। ठीक है, और अगर एक केस के अंदर सारे नॉन कॉग्निजेबल हैं, सिर्फ उस कंडीशन के अंदर ही वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस केस होगा, अदरवाइज वो एक कॉग्निजेबल केस बन जाएगा, चाहे 4 में से सिर्फ एक भी कॉग्निजेबल है। अगर एक सिंगल भी कॉग्निजेबल उसमें है तो वो एक कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। इसके अंदर तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़े सा टिपिकल करते हैं इसको। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है तो मैं थोड़ा टिपिकल करती हूँ इसको। समझ आ रहा है ना गाइस, एवरीवन?
थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं इसको, समझ आ जाएगा सबको, एवरीवन? परफेक्ट, चलो त्रिशा परफेक्ट, समझाते हैं फिर आगे। देखो, अब एक सिंपल सा रूल होता है, 173 एक सेक्शन है हमारे पास सीआरपीसी के अंदर। सेक्शन 173 जो है ना, ये बात करता है कि अगर जब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर ली, अब सपोज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके अंदर उसको परमिशन मिल गई, उसने इन्वेस्टिगेशन कर दी, अब वो क्या करेगा? नाउ ही विल फाइल अ रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा। अच्छा, उसको हम पुलिस रिपोर्ट को हम और क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग अहेड, आप लोग मुझे लिख के बताओ उसको क्या बोलते हैं। 173 जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो 173 के अंदर फाइल करता है। ठीक है, अब उसने अपनी रिपोर्ट फाइल करी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो कॉग्निजेंस लेता है। सेक्शन 190 जो है ये बात करता है कॉग्निजेंस लेने की। अब कॉग्निजेंस क्या होता है? चलो, जिसको नहीं पता ध्यान से सुनना। कॉग्निजेंस होता है जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट टाइम अपना माइंड अप्लाई करता है किसी भी केस के अंदर। सो मैं आपको बहुत सिंपल से समझाती हूँ। देखो, सपोज एक एफआईआर लॉन्च हुई, ये तो चलो कॉग्निजेबल का एग्जाम्पल हो जाएगा, बट ठीक है हम समझ लेते हैं ऐसे कि अगर लेट्स सपोज एक इसको क्या हुआ, लेट्स सपोज एक एफआईआर फाइल हुई। ठीक है, एफआईआर के बाद क्या होगा? पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, डाइंग डिक्लेरेशन होगी, वो अपने वो जहां पे भी ऑफेंस हुआ है उस लोकेशन पे जाएगा, बहुत सारी चीजें करेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जब वो अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा, पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, मेरे पास आंसर नहीं आया कि पुलिस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं 173 के अंदर, तो इसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, 173 के अंदर जब वो चार्जशीट फाइल करेगा तो यहां पर उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो कॉग्निजेंस लेता है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल टेक द कॉग्निजेंस हियर। अब लेट्स से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, यहां पे कॉग्निजेंस तो ले लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, बट कॉग्निजेंस होता क्या है? तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा आइडिया दिया, अभी के लिए इतना समझ लो कि कॉग्निजेंस होता है जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना फर्स्ट टाइम माइंड अप्लाई करता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया, यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया, लेकिन कॉग्निजेंस जो होता है वो 3 तरीके से लिया जाता है। क्लॉज 1 जो है उसका सब क्लॉज ए बात करता है कॉग्निजेंस की जब वो कंप्लेंट पे लिया जाता है। मतलब आप पुलिस के पास जाने की बजाय डायरेक्टली कोर्ट में चले गए और उसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। फिर बी क्लॉज बात करता है इसकी कि जब आपने सपोज एफआईआर फाइल करी तो वहां पे कोर्ट पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, ये होता है क्लॉज बी। तीसरा होता है जब आप ना अपने किसी जिस भी एरिया में आप मजिस्ट्रेट हैं, आपको कुछ गलत होता हुआ नजर आया या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे आपने खुद से ही सुओ मोटो वहां पे कॉग्निजेंस ले लिया। ठीक है, ये चीज गाइस क्लियर हुई है तभी मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर नहीं क्लियर हुई है तो फिर मैं इसको यहीं पे रोक दूंगी। प्लीज टेल मी कि क्या ये क्लियर हुआ है आप सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, परफेक्ट सुरभि, सो आई विल गो अहेड। तो मैंने आपको बताया कि कॉग्निजेंस जो है वो 3 में लिया जाता है, या तो कंप्लेंट केसेस में, या रिपोर्ट में, या सुओ मोटो में। अब मैंने आपको बताया कि जब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी एक नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर, तो उसने इन्वेस्टिगेशन कैसे करी? जैसे कॉग्निजेबल केस में होनी थी एज इट इज करी। अब उसके बाद वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, और जब पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा तो कॉग्निजेंस कहां पे लिया जाएगा? तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा 191 क्लॉज बी के अंदर, राइट। बट एक केस ऐसा होता है जहां पर कॉग्निजेंस जो है वो 191 में नहीं लिया जाएगा, 191 क्लॉज बी में नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो 191 क्लॉज ए में लिया जाएगा। मतलब वहां पे वो कंप्लेंट मानी जाएगी। तो ऐसा कब होगा?
ये कंप्लेंट कब मानी जाएगी? सो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो अरेस्ट कर सके, राइट? अब लेट्स से पुलिस ऑफिसर ने अपना शार्प माइंड लगाया, उसने कहा कि मुझे फालतू में परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं या ना करूं, और मैं अरेस्ट भी नहीं कर सकता, उसकी भी पावर नहीं है। उसने ना अपना माइंड लगाते हुए ये किया कि उसने ना एक ऐसा केस जो कि नॉन कॉग्निजेबल था उसको कॉग्निजेबल बना दिया। ठीक है, उसने इसको कॉग्निजेबल केस बना दिया। अब यहाँ पे क्या पावर्स आ गई पुलिस ऑफिसर के पास? ऑब्वियसली यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास बहुत सारी पावर्स आ गई। वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। सेकेंड थिंग, वो यहाँ पर अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट एज वेल, राइट? तो अब इस चीज का जो पुलिस ऑफिसर है, बट उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ली, सब कर लिया। जिस समय पे उसने पुलिस रिपोर्ट फाइल करी ना, तो उस समय पे उसने दिखा दिया कि सॉरी, मुझे जब मैं स्टार्ट करी थी इन्वेस्टिगेशन तब तो मुझे लगा था कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मैं इसलिए रिपोर्ट फाइल कर रहा हूं। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे पहले उसने उसको कॉग्निजेबल कंसीडर किया, बाद में उसको नॉन कॉग्निजेबल बोल रहा है, वहां पे कोर्ट क्या करेगा? यहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस जो होगा वो 191A के अंदर लेगा, और जो पुलिस ऑफिसर था उसी को मान लेगा कंप्लेनेंट, पुलिस ऑफिसर को ही कंप्लेनेंट मान लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। परफेक्ट, परफेक्ट शुभी। सो यहां तक अब ये हमने ये प्रोविजन डाला क्यों? परफेक्ट त्रिशा, परफेक्ट भव्य, आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ रहा है, तो मैं डिफिकल्ट पार्ट समझा सकती हूँ आप सबको। चलो गुड। तो एक्चुअली पता क्या होता है, जब आप सेशन ले रहे होते हो तो आपके माइंड में ये चीज होती है कि क्या इतना कॉम्प्लेक्स सीख पाएंगे बच्चे या नहीं सीख पाएंगे। सो इफ आई एम गेटिंग द रिप्लाईज देन मैं आपको फिर सारी चीजें कवर करती जाती हूँ, बट आप थोड़े बहुत रिप्लाईज भी दो अगर आपको आते हैं तो। ठीक है, अब हमने इस चीज को यहाँ पे क्यों लेके आए, हमने क्यों माना? बेसिकली ये जो चीज है ना, सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर कवर है। वहां पे हमें ये चीज बोली गई है कि अगर कोई भी ऐसा केस होगा जहां पे इनिशियली कॉग्निजेंस माना, कॉग्निजेबल माना, बट बाद में लेटर ऑन नॉन कॉग्निजेबल निकला, तो वहां पे वो कंप्लेंट केस माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर को ही कंप्लेनेंट माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो, एक रॉन्ग तो ऑलरेडी हो चुका है, जिस बेचारे को आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे, आपने उसको बेफालतू में अरेस्ट कर लिया। सो वन रॉन्ग हैज ऑलरेडी बीन डन टू हिम, राइट? अब अगर आप प्रोसीडिंग्स चलाते हो, उसकी क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाते हो, तो पुलिस रिपोर्ट में ना क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे ही आपकी पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई 173 के अंदर, यहाँ पे 191 क्लॉज बी के अंदर कॉग्निजेंस लिया, और उसी के जस्ट बाद ना यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस हो जाता है। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी अक्यूज है ना उसको बुला लेते हो कोर्ट में, ठीक है? बट जब होती है हमारी कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सॉरी, जब होता है कंप्लेंट केस, तो वहां पे पहले कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चलती हैं। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स एज इन वहां पे पहले कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करता है कि क्या यहाँ पर मैटर है भी, क्या यहाँ पर एक केस बनता भी है। अगर केस नहीं होगा तो वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के टाइम पर ही मैटर को डिसमिस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कि एक रॉन्ग तो उसके साथ ऑलरेडी हो चुका है, अब और कोई रॉन्ग उसके साथ ना हो, इसलिए हम इसको कंप्लेंट केस मानते हैं। जहां पर हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर जानबूझ के ही करे, हो सकता है उसके साथ गलती से भी हो सकता है कि वो गलती से मान ले कि ये कॉग्नि उसमें कोई ऐसा चार्ज लगा दे कि कॉग्निजेबल था। बट चाहे जो भी हुआ हो, जो कल्प्रिट है उसके साथ तो गलत हुआ। सो CRPC is all about creating a balance between the society and the individual. So we don't have to just think about the society, we have to think about the individual as well. So दोनों का ही balance create करना होता है CRPC को, right? So यहाँ तक समझ आया? प्लीज बताओ, प्लीज टेल मी, is this clear up till here?
परफेक्ट लस्या. चलो, now let us talk about section number 156. देखो गाइज, ये ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सारी चीजें ना एक्चुअली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, सो हम लोगों को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. बट ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ सेक्शन 156 की खाली, तो सिर्फ 156 को पढ़ाने में 4 दिन लगते हैं. बट येस, वी आर नॉट हैविंग मच टाइम टुडे, सो दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं. बट आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है. सो लेट्स प्रोसीड. Yeah. So come to section 156 now. 156 बेसिकली बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 156 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में ही, एंड उसका 156 क्लॉज 3 जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. इनफैक्ट 156.3 को तो हम पूरा डिटेल में कवर भी नहीं कर पाएंगे, सो जितना होता है उतना ही करते हैं. चलो आ जाओ, क्लॉज 1 पे आ जाओ. 1 सेकेंड गाइस. Yeah, so let me read section 156 clause 1. It says that any officer in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 13. ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं. जहां नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर मजिस्ट्रेट को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, यहां पर क्या डिफरेंस है, वो विदाउट परमिशन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन. दूसरी चीज हमने सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर पढ़ी थी कि ये अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट. ठीक है, विदाउट वारंट, सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किस एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर दे सकता है. तो अभी जब हमने नॉन कॉग्निजेबल किया था, एक चीज बताओ, एक मजिस्ट्रेट के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, राइट. नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन. वहां पे हम पुलिस ऑफिसर को जो अथॉरिटी दे रहे थे इन्वेस्टिगेशन करने की, वो सिर्फ इस एरिया में दे रहे थे. ठीक है, बट कॉग्निजेबल केस के अंदर हम पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दे रहे हैं ये पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने की. जहां जहां पे मजिस्ट्रेट मैटर ट्राई कर सकता है, उस सब एरिया के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. तो जहां पर दो पावर्स ओवरलैप कर रही होती हैं या सेम होती हैं, तो उसको हम को टर्मिनस भी बोलते हैं. कि बेसिकली यहाँ पे जुडिशियल और पुलिस ऑफिसर की पावर्स जो है वो को टर्मिनस हैं. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी. परफेक्ट. Yeah. Now clause 2 ये कहता है कि no proceedings of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको वहाँ पे कवर किया था नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं थी और उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली तो वो एक इरेगुलरिटी थी. बट अगर कोई भी कॉग्निजेबल केस था और उसके अंदर उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली,
तो यहाँ पे वो इरेगुलरिटी नहीं होगी। नॉर्मली जब हम क्लास में ये चीज टॉपिक डिस्कस करते हैं तो इसको हम 0 FIR से भी रिलेट करते हैं, बट लेट अस नॉट गो इनटू दैट। अगर आप में से किसी को पता है तो गुड इनफ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ कम टू क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। सेक्शन 156(3) जो है ना, ये बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब पता है होता क्या था, पहले क्या होता था कि सपोज एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई, ठीक है, बट जो पुलिस ऑफिसर है वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो लोग क्या करते थे, वो हाई कोर्ट चले जाते थे। अब हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो ऑलरेडी बहुत पेंडेंसी है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने कहा कि जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं या जो भी लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, उन सबके पास एक एंसिलरी पावर्स होती हैं। एंसिलरी पावर्स होती हैं, एंसिलरी या आप इसको इंसिडेंटल पावर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक बार इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है, वहां पर ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। ये दोनों ही पावर्स उन्होंने जजेस को दे दी, लोअर कोर्ट के जजेस को, कि उनके पास ये पावर्स भी है। राइट, क्लियर है यहां तक? प्लीज बताओ, इज दिस क्लियर? हाँ, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं 156(3) के अंदर। परफेक्ट त्रिशा, या सो इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो अब लेट्स से 156(3) बेसिकली कहता क्या है, ये ना बेसिकली 4 सिचुएशंस को कवर करता है। व्हाट ऑल सिचुएशंस आर दैट? देखो, पहली सिचुएशन होती है कि लेट्स सपोज एक पर्सन ने कंप्लेंट फाइल करी। कंप्लेंट एज इन वो सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया, कंप्लेंट फाइल करी, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में नहीं गया, रेदर कंप्लेंट फाइल करने गया। तो वहां पर लेट्स से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया, इंस्टेड ऑफ दैट उसने क्या किया, उसने यहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है तो क्या होगा, पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, और पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, इन्वेस्टिगेशन किसमें ऑर्डर करी होगी, 156(3) के अंदर, और पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा तो अब कॉग्निजेंस किसमें लिया जाएगा, 191(B) के अंदर, जबकि यहाँ पे कॉग्निजेंस कहाँ लिया जाता, 191(A) के अंदर। राइट, नाउ देखो पता है क्या होता था, 156(3) के अंदर ना कुछ डाइकोटमी भी है, मतलब लॉ इज नॉट सेटल्ड एज ऑफ नाउ। क्यों? क्योंकि 2019 से पहले बिल्कुल सेटल्ड था, लेकिन 2019 के अंदर ना एक जजमेंट आई। वो जजमेंट क्या थी? वो जजमेंट थी वीनू भाई जजमेंट, ठीक है। एक वीनू भाई जजमेंट आई हमारे पास। इस जजमेंट में इन्होंने क्या बोला, 2019 से पहले रूल ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है अंडर 156(3) ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता था किसके अंदर, बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। बट वीनू भाई जजमेंट ने आके ये बोल दिया कि ये ऑर्डर जो है ये आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस भी दिया जा सकता है। ये ऑर्डर 156(3) का जो ऑर्डर है ये कॉग्निजेंस लेने के बाद भी दिया जा सकता है। तो अब इसके ऊपर ना अभी भी ना काफी ज्यादा, मतलब यू कैन से लड़ाइयां चल रही हैं कि अभी तक लॉ बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, बट ठीक है, विद टाइम वो क्लियर हो जाएंगी। कोई ना कोई जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट की एंड दे विल क्लियर दैट वेदर वीनू भाई जजमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो अभी हम उस चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए आज के लिए, ठीक है। तो सेकेंड सिचुएशन कौन सी कवर करता है, 156(3). 156(3) सेकेंड सिचुएशन कवर करता है कि अगर सपोज आपने आपकी एक पुलिस रिपोर्ट, आप एक FIR फाइल हुई, वहां पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है,
बट वो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर रहा है, तो यहां पर भी आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हो. मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन वर्ड इज नॉट करेक्ट वर्ड, आप उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन ऑर्डर पास कर सकते हो, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्शन के अंदर कवर है. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर रहा था, आप चाहते हो ढंग से करे, तो उसके लिए भी आप 156(3) का ऑर्डर पास कर सकते हो. देन थर्ड सिचुएशन है, आपको सुओ मोटो कोई रिसीव, मतलब सुओ मोटो आप चाहते हो आप कॉग्निजेंस लेना, बट आपने कॉग्निजेंस ना लेके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी. ठीक है, आपको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई बट आपने उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी 156(3) के अंदर. अगेन आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, देन फोर्थ सिचुएशन वुड बी कंप्लेंट हो गया, एफआईआर हो गया, एंड हाँ फोर्थ सिचुएशन होगी, आप सपोज एक पुलिस स्टेशन में गए एफआईआर करने, बट जो पुलिस ऑफिसर है वो आपकी रिपोर्ट फाइल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पर अगर एफआईआर नहीं रिकॉर्ड हो रही है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे 156(3) के अंदर ऑर्डर करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, एफआईआर रिकॉर्ड करो. तो यहां तक क्लियर है? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर अप टिल हियर? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. अगर आप लोगों को कोई डाउट भी है तो आई थिंक यू कैन ask in the office. My name is Dipanshi Sethi. You can contact to me. I don't know whether you are having the contact details of the institute or not. So if you want to contact directly to me, if you अगर कोई भी डाउट है अभी आज की क्लास के अंदर, तो you can directly call to the office. एंड जब आप यहाँ पे अगर सपोज आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो एनीवेज आप फिर तो कोई भी डाउट क्लियर कर ही सकते हैं. So if you want to talk to me directly, you can talk as well. I think you can call in office and you can contact to me. My name is Dipanshi Sethi. Then उसके बाद अब आई थिंक हमें थोड़ा बहुत लिटल तो समझ आ गया कि कॉग्निजेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेंस क्या होता है. तो अगर हम एक एक करके डिस्कस करें कि कॉग्निजेबल और सॉरी मैंने क्या बोला, कॉग्निजेंस नहीं, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल क्या होता है, तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. तो अगर आप में से किसी को भी पता है, अभी इतना पढ़ाने के बाद अगर आप में से किसी को भी लगता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है तो बताओ, तब मैं तो बता ही दूंगी. देखो कॉग्निजेबल के केस के अंदर वो जो बच्चों वाले हमारे डिफरेंशिएशंस होते हैं वो तो आप डाल ही सकते हो कि सेक्शन 2C बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन की, और 2L बात करता है नॉन कॉग्निजेबल की. बट अगर आप बात करो अच्छे डिफरेंसेस की, तो उसके अंदर कवर होगा कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर अदर देन आईपीसी जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, अदर देन आईपीसी, आई एम रिपीटिंग अगेन, आईपीसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर सजा है 3 साल तो वो कॉग्निजेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. बट यस, अदर देन आईपीसी के केस के अंदर इफ पनिशमेंट इज मोर देन 3 years और मोर देन 3 years, देन इट विल बी कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल के अंदर लेस देन 3 years फॉर दी ऑफेंसेस विच आर कवर्ड इन अदर लॉस अदर देन आईपीसी. ठीक है, देन नॉन कॉग्निजेबल के अंदर जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है वो होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन. बट यहां पर जो पावर होती है वो होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट. राइट, ठीक है. Guys, one more thing, everyone is requested to share your name and number in the chat box so that our team can contact you. Fine. So if any one of you wants to take coaching, and if you want any type of guidance, then please share your number and name and contact number here. Thank you very much.
सो दिस वाज वन डिफरेंस. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन होती है, यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट होती है, राइट right? तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था को टर्मिनस का, राइट right? देन यहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है. देन नॉन कॉग्निजेबल के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो होती है विदाउट दी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट आप नहीं कर सकते हो, बट येस हेयर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट टू डू द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. देन अगर यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जहाँ पे उसके पास जुरिस्डिक्शन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जहाँ पे भी उसकी जुरिस्डिक्शन में मैटर नहीं फॉल कर रहा है, स्टिल दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एनी इरेगुलरिटी, बट येस इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इरेगुलरिटी. कॉग्निजेबल केस के अंदर ये एक इरेगुलरिटी नहीं मानी जाती है, बट नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर ये एक इरेगुलरिटी मानी जाती है. और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे अगर आप पढ़ोगे तो. लाइक यू कैन टॉक अबाउट शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट, और जो मोर ग्रेव ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर वो कॉग्निजेबल में कवर होते हैं, जो लेस ग्रेव ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल में कवर होते हैं, जिनका कम इम्पैक्ट है सोसाइटी पर. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन कवर्ड इन differences between non-cognizable and cognizable. So guys, that's all for today. Now you have time of 5 minutes. अगर आपको कोई भी doubts है तो you can ask me. And please guys अपने name and अपने contact number यहाँ पे share कर दीजिए. और अगर if you have any doubt you can ask me now. With respect to the topic, with respect to any guidance on judiciary coaching, with respect to any other thing. So if you have any doubts, please ask me. जब तक डाउट्स आते हैं तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि गाइज इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी एग्जाम्स देन इन पीएलए बेसिकली हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाती है. लाइक हेयर वी विल प्रोवाइड यू बाइफर्केशन कि कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट से कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से. उससे आपको ऐसे हेल्प मिल जाती है कि बेसिकली जो रिपीटेटिव पार्ट है उसको आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हो, और बाकी पार्ट जो उसको आप अगर एक सिंगल रीडिंग भी दे दोगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा. क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको वो वाला पोर्शन जो है ना वो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. rather you will focus on the important part, right? Then आपको यहाँ पे in our institute there are multiple faculties, हर subject की faculty अलग है. There are 11 faculties for the judiciary, and then आपको यहाँ पे सी अगर आपको जुडिशरी क्लासेस जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ लॉ नहीं, रेदर आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा. लाइक इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जीके, इन सब पे भी फोकस करना पड़ेगा. सो उसकी भी यहाँ पे सेपरेट क्लासेस होती है. मंडे टू थर्सडे यहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं, एंड बाकी डेज यहाँ पर जीएस, जीके की क्लासेस होती हैं, एंड इंग्लिश, हिंदी की क्लासेस होती हैं. प्लस उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्रैश कोर्सेज भी चलते हैं. एज एंड व्हेन कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी स्टेट की तो हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिवीजन कराया जाता है. सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू. अलॉन्ग विद दैट आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के जो भी नोट्स होते हैं वो आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं. रीसेंट जजमेंट्स और करंट अफेयर्स ये सारे आपको इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट
यू विल गेट इंटरव्यू गाइडेंस एज वेल। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोर्स 1 साल के अंदर खत्म हो रहा है तो उसके बाद आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है टिल देन आप उसके अंदर सारी ही वो ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन आस्क फ्रॉम द ऑफिस एंड यू कैन टेक द क्लास एज वेल। एंड जो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं, अगर आपको दोबारा से देखना है तो दोबारा से देख सकते हो। एंड अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो इन दैट केस एज वेल यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन, कि अगर आपका कोई डाउट नहीं क्लियर हुआ है क्लास में यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन, राइट। और आपकी कोई जैसे सपोज अगर आपके एग्जाम है तो आपकी क्लास भी मिस नहीं होगी बिकॉज यू विल बी हैविंग रिकॉर्डेड लेक्चर विद यू। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे यहाँ पर वीकेंड बैचेस भी चलते हैं। सो इन केस इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग रेगुलर बैच तो आप वीकेंड बैचेस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी और कोई इंक्वायरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन द ऑफिस एंड maybe we will see you again in next lecture. So that's all